नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं की रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। हमारे पशु जो हीट में नहीं आते हैं और अगर आते हैं तो वो कंसीव नहीं करते हैं। और कोई भी ऐसा पशु जो 2-3 बार अगर आपने उसको क्रॉस कराया और उसके बाद भी वो गाभिन नहीं हुआ तो हम उसको रिपीट ब्रीडर कहते हैं। और डेयरी फार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमारा पशु जो है, हमारी गाय, हमारी भैंस जो है वो कंसीव नहीं कर रही, गाभिन नहीं हो रही, वो रिपीट ब्रीडर है। या इसी तरह हमारा पशु जो है वो हीट में नहीं आ रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, ये भी एनिस्ट्रस की जो समस्या है ये भी बहुत एक बड़ी समस्या है। तो आज हम इन्हीं से जुड़े पहलुओं से बात करेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा समाधान आज मैं बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत बार आजमाया हुआ है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी वजह हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिपीट ब्रीडिंग और एनिस्ट्रस की समस्या से लड़ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एनिस्ट्रस और रिपीट ब्रीडिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में कि एक पशुपालक क्या कर सकता है उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा वो उपाय जो हमारे पशुपालक के जिम्मे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से हमारा पशु जो है वो रिपीट ब्रीडर बन जाता है। और उसमें सबसे पहली वजह आती है निगेटिव एनर्जी बैलेंस। हम अपने पशुओं को सही से अगर खिला नहीं पाते प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में और डिलीवरी के बाद जो उसका पहला महीना है, तो हमारे पशु कमज़ोर हो जाते हैं, वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं और ऐसा पशु जो है वो हीट में आने में बहुत दिक्कत करता है। अगर आ भी जाता है तो वो कंसीव नहीं करता है। तो ये इसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पशुओं की अच्छी खुराक रखें, ब्याने के बाद उसको आप बाईपास फैट दें। अगर आपके पशु की सेहत ज़्यादा गड़बड़ है, कमज़ोर है, तो आप उसको बाईपास फैट कम से कम 100 से 200 ग्राम पर डे दें जिससे उसकी सेहत सुधर जाए। उसको आप अच्छा मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर निगेटिव एनर्जी बैलेंस समस्या है तो रिपीट ब्रीडिंग या एनिस्ट्रस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। दूसरी समस्या भी वो जो है, जो हमारे पशुपालकों की ही वजह से है, जो पशु बदनाम होता है कि ये रिपीट ब्रीडर है, और वो है वजह कि हम यही नहीं पता होता कि हमारा पशु हीट में कब आया है। बहुत सारे हमारे अस्पतालों में ऐसे केस आते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका पशु कब से हीट में है तो वो बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि मैं तो 2 दिन से था नहीं, या वो बोलेगा मेरे फादर को पता होगा, या फादर बोलेगा कि उसकी मदर को पता होगा। तो इस तरह उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। अगर आप अपने पशु को जब उसको सीमेंट डलवाना था और उसके आप 24 घंटे 36 घंटे बाद डलवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो पशु कंसीव नहीं करेगा और आप उसे कहेंगे कि ये बार बार हम इसमें 5 बार या 4 बार हम इंसेमिनेशन करा चुके हैं और ये कंसीव नहीं कर रहा है। तो आपको हीट का ध्यान रखना होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे हम तो भाई काम पे जाते हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमें इसका टाइम नहीं मिलता। तो उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि इसको हीट डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा समय है कि रात को 8 बजे के आसपास आप अपने सभी जानवरों को एक बार चेक कर लें। रात को 8 बजे के आसपास जब आप जाएंगे, एक रूटीन बना लें, अपने जानवरों को चेक करेंगे, तो अगर कोई जानवर हीट में आना होगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये जानवर हीट में आ रहा है, ये डिस्चार्ज दिखा रहा है, या इसके आज जो है बिहेवियर भी थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई जानवर 2 घंटे या 1.5 घंटे से बैठा हुआ है तो आप जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज उसके आसपास पूंछ में इधर उधर लगा हुआ दिख जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि शाम को एक बार 7-8 बजे आप अपने पशुओं को एग्जामिन कर लें और आपको पता चल जाएगा कि हमारा पशु हीट में आ रहा है। तो नेक्स्ट डे आप उसको टाइम से इंसेमिनेट करा सकते हैं। गाय जब हीट में आती है तो उसके 24 घंटे के बाद हमें उसे क्रॉस करा लेना चाहिए। और गाय के अलावा अगर भैंस है वो तो 12 घंटे AM PM है कि अगर शाम को हीट में आई है तो सुबह करा लें, सुबह आई है तो शाम को करा लें। इस तरह का एक प्रोटोकॉल जनरली फॉलो किया जाता है।
तो ये तो बात थी दूसरी, जो हीट को सही समय से डिटेक्ट करने की थी। तीसरी बात है गेस्टेशनल हीट। जो जेस्टेशनल हीट होती है कि आपका पशु गाभिन है और वो कुछ गर्मी के लक्षण दिखा रहा है, तो इसको हम जेस्टेशनल हीट कहते हैं कि पशु गाभिन है और वो दूसरे पशुओं पे चढ़ रहा है या उसके ऊपर कुछ पशु माउंट हो रहा है, तो हमें लगता है अरे हमारा पशु जो है ये गर्म है, ये यानी इसने कंसीव नहीं किया। ये कभी भी हो सकता है, ये गर्भावस्था में 30 दिन पे भी हो सकता है और ये गर्भावस्था के 5वें महीने में भी हो सकता है, मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन में नहीं निर्धारित कर रहा हूँ। तो ऐसे में हमें बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसे पशु को इंसेमिनेट करा देंगे किसी अप्रशिक्षित आदमी के द्वारा या अगर हम उसे बुल के पास ले गए तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पशु जो है वो माउंट कर रहा है, चढ़ रहा है या उस पर दूसरे पशु चढ़ रहे हैं, तो वो हो सकता है फॉल्स हीट हो, जिसको मैंने जेस्टेशनल हीट कहा था। और उसमें जो डिस्चार्ज आता है उसको आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा। डिस्चार्ज कम होगा, जेली जैसा होगा और उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होगी। इलास्टिसिटी जैसे वो जो जानवर हीट में होता है प्रॉपर, तो वो एक लंबा सा स्ट्रिंग होता है जो टूटता नहीं है, थोड़ा सा उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और इस समय अगर जो गाभिन जानवर से अगर जो डिस्चार्ज आता है, एक तो वो बहुत कम होता है, जेली जैसा होता है, और दूसरा उसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसको आप इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे अभी मैंने चर्चा की थी कि जब आपका पशु क्रॉस होता है और फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, जिसे हम अर्ली एम्ब्रियो कह सकते हैं, तो वो लगभग 3 दिन तक ओविडक्ट में, जो बच्चेदानी से पहले ओवरी के नीचे ओविडक्ट होती है, उसमें रहता है। तो ऐसी स्टेज में हम अगर उसको प्रोजेस्टेरॉन लगा देंगे, बाहर से एक ट्रेडिशन है कि भाई ठंडा टीका लगा दो, प्रोजेस्टेरॉन लगा दो, तो उस समय उन शुरुआती 3 दिन 4 दिनों में उसका रोल नहीं है, उल्टा ये कई बार नुकसान कर सकता है। जो जाइगोट का मूवमेंट है उसको ये प्रभावित कर सकता है। वैसे प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा होना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उसको 5वें 6ठे दिन के बाद लगवाएं, तो इसके हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि जो 70 से 80% अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी होती है वो 7वें दिन से 16वें दिन के बीच में होती है। दूसरा, आप अपने पशु की जो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, जो ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसको बनाए रखने के लिए अपने पशु को एआई के समय जब आप उसका कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, तो अपने पशु चिकित्सक से बात करके जो जीएनआरएच हार्मोन है, जिसे हम रेसेप्टल या गाइनरिच के नाम से मार्केट में, उसका 2.5 ml का एक शॉट जरूर ले लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके पशु का जो कॉर्पस लुटियम बनेगा, जिससे प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होना है, वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा होगा। एसेसरी कॉर्पस लुटियम भी बन सकता है जो आपके पशु के लिए प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय अपनाकर आप अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग के तमगे से मुक्ति दिला सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज तो मैंने पशुपालकों के बारे में बात की कि हमारे जो इंसेमिनेटर्स हैं या जो वेटनेरियन हैं, वो अपने एंड पे क्या ऐसी गलती कर देते हैं जिससे आपका पशु जो है रिपीट ब्रीडर हो जाता है। तो इस चर्चा के साथ मैं विराम दूंगा। अपने अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।